अस्सलामुअलैकुम, होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान। आज हम अगले न्यू एफोरिज्म पढ़ेंगे और इसमें मोस्टली बात हो रही है कि जो आर्टिफिशियल डिज़ीज़ है वो नेचुरल डिज़ीज़ से स्ट्रॉन्गर क्यों है। इसकी वजूहात बताई जाएंगी और इस बात को समझा जाएगा। जैसे कि इससे पहले एफोरिज्म में हमने लॉ ऑफ सिमिलर समझा, उसमें सिंपली ये हमने पढ़ा कि एक बॉडी में एक नेचुरल डिज़ीज़ जो होती है, अगर हम उस डिज़ीज़ की मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स जैसे एक आर्टिफिशियल डिज़ीज़ एंटर करें बॉडी में थ्रू पोटेंटाइज रेमेडी, तो स्ट्रॉन्गर वन अपनी जैसी वीकर डिज़ीज़ को ख़त्म कर देगी और वाइटल फोर्स को ऑप्टिमल लेवल तक लेगी। ग्राफ की शक्ल में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता था कि भाई ये आर्टिफिशियल डिज़ीज़ क्यों स्ट्रॉन्गर है नेचुरल से। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। एफोरिज्म नंबर 30 में डॉक्टर हानमन ये कहते हैं, बिकॉज द राइट मेडिसिन क्योर एंड ओवरकम नेचुरल डिजीज़ इट वुड सीम दैट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज़ altered more surely by medicine than by natural disease agents, especially since we can control the dosage of the medicine। एक तो बड़ी वजह यह है कि नेचुरल डिज़ीज़ अपने एक पेस के साथ, अपने एक वक्त के साथ बॉडी के अंदर पैदा होती है, और जो आर्टिफिशियल डिज़ीज़ हम इंटर करते हैं, हम यकमुश्त ज़्यादा भी इंटर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि डिज़ीज़ की क्वांटिटी कम करना, ज़्यादा करना वो हमारे हाथ में है, वो जो डोज़ है वो हमारे हाथ में। इस वजह से आर्टिफिशियल चीज़ नेचुरल चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक तो ये वजह है कि आर्टिफिशियल नेचुरल जो चल रही है उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वो जो स्पेस के साथ चल रही है उसी पेस के साथ बॉडी के अंदर चलती चली जाएगी। लेकिन आर्टिफिशियल डिज़ीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आई? और हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो वजह ये है। 30 एफोरिज्म में ये बताया गया। 31 में जी, द साइकिक एंड फिजिकल इनिमिकल इन्फ्लुएंसेस दैट वी कैन इनकाउंटर इन द वर्ल्ड एंड दैट वी कॉल डिजीज एजेंट्स डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट पावर टू अनट्यून आवर ऑर्गेनिज्म। We fall in under their influence only when the organism is disposed and susceptible enough to their attack for its feeling and function to be altered and untuned from the normal. Thus, these disease agents do not make everybody sick each time. दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि नेचुरल डिज़ीज़ सिर्फ उस आदमी को बीमार करती है कि जो ससेप्टेबल हो, जो डिस्पोज होता है, जो ससेप्टेबल होता है उस डिज़ीज़ से, तो वो बीमार हो जाता है। यानी नेचुरल डिज़ीज़ इंसानी जिस्म को कंडीशंस पे, शराइत पे बीमार करती है। शर्त क्या है कि वो बंदा ससेप्टेबल हो, ठीक है, वो सेंसिटिव हो उस चीज़ से, तो वो नेचुरल डिजीज़ पे इफ़ेक्ट करेगी। इसीलिए हम देखते हैं कोई नज़ला ज़ुकाम की वबा या इन्फ्लुएंज़ा है तो घर के हर फर्द को नहीं होती, जिस उसी को ही होगी जो ससेप्टेबल होगा। या खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, बाज़ लोग जो है वो मछली खाने से उनका पेट ख़राब हो जाता है, हर बंदे का नहीं होता। यानी कोई भी नेचुरली कोई डिज़ीज़ बॉडी के अंदर पैदा होती है तो कुछ कंडीशंस के साथ पैदा होगी। लेकिन मेडिसिन या जो हम आर्टिफिशियल डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ये बग़ैर किसी शर्त के हर बंदे पे, हर उम्र में ये उस बंदे को उसकी सेहत के अंदर बिगाड़ लेके आ सकती है, उसके अंदर इफ़ेक्ट डाल सकती है। एनीहाउ, यहाँ पे इसके एफोरिज्म नंबर 31 के फुट नोट में डॉक्टर हानमन ये कहते हैं, व्हेन आई स्पीक ऑफ डिजीज़ एज ए ट्यूनिंग और अनट्यूनिंग ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमी, यानी जब मैं डिज़ीज़ की बात करता हूँ कि ये किसी बीमार इंसान को बीमार करती है या नहीं करती, फार बी इट फ्राम मी टू अटेम्प्ट अ मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनर नेचर ऑफ डिजीज़ इन जनरल और of any particular case, I am merely pointing out that diseases obviously are not and cannot be mechanical or chemical changes। तो डॉक्टर हमने कहते हैं मैं यहाँ जो डिज़ीज़ कर रहा हूँ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई पैथोलॉजिकल या मैकेनिकल अल्टरेशन है बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, या बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। डिजीज़ इज़ नॉट द मटेरियल चेंज, मटेरियल चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ योर इंटरनल डायनामिक चेंज, इमटेरियल चेंज। समझ आइए,
that they do not depend on a material disease substance but are an exclusively dynamic spirit like attunement of life। यानी डॉक्टर मन कहते हैं ये डिजीज़ में जो कह रहा हूँ इसका हरगिज़ मतलब नहीं है मैकेनिकल चेंज, इट इज़ एन इमटेरियल चेंज, डायनामिक चेंज। समझ में आई है? गैर मादी बिगाड़ बॉडी के अंदर। अफॉर्ज़म नंबर 32 में जी डॉक्टर हरमन ये कहते हैं कि बट आर्टिफिशियल पैथोजेनेटिक फोर्सेस दैट वी कॉल medicines are quite a different matter. Every real medicine can at all time and all circumstance, हर वक्त हर हालत में affect every living for person and bring about its particular symptoms, even clearly perceptible ones if the dose is large। अगर डोज अब और ज़्यादा कर लें तो आर्टिफिशियल डिजीज़ हर इंसान में हर वक्त में ज़्यादा नुमाया अलामात पैदा कर सकती है। It follows that every living human organism can at all times and without exception unconditionally be affected or infected by a medicinal disease, and as I have said this is not at all the case with not natural disease। यानी नेचुरल डिजीज़ हर बंदे पे इफ़ेक्ट नहीं डालती, आर्टिफिशियल डिजीज़ हर बंदे पे इफ़ेक्ट डालती है। ये 32 में हमने पढ़ा। फॉर्ज़म नंबर 33 में क्या कहते हैं? आज हम 30 से 34 तक जाएंगे। फ्रॉम ऑल एक्सपीरियंस इट देयरफॉर फॉलोज इनकंट्रोवर्टिबली that the living human organism is far more susceptible to and disposed to be influenced by medicinal pathogenetic forces than by ordinary natural ones and contagious miasm। In other words, natural disease agents that have only a subordinate and conditional, often very conditional, power to alter human health, while medicinal forces have a far superior power to do so, one that is absolute and unconditional। इसमें बात होगी ये जी, बात ये कि नेचुरल डिज़ीज़ के लिए कोई वजह या कोई शर्त चाहिए होती है कि बंदे के अंदर मयाज़म है और ग्रेजुअली वो बीमार होता गया और एक बंदा ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है इस डिज़ीज़ से, तो वो डिज़ीज़ पे काबू पा लेगी, वगरना वो उस पर काबू नहीं पाएंगी। हाँ, आर्टिफिशियल डिज़ीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर बंदे पे इफ़ेक्ट डालेगी। A striking example of this until 1801 में epidemic of Sydenham smooth scarlatina broke out from time to time among children and attacked without exception all those who had not yet been exposed। कहते हैं स्कैरलेटिना की वबा फैली, स्कैरलेट फीवर की, और इसमें थ्रोट इन्फ्लेमेशन, स्किन इचिंग, एरप्शंस वगैरह ये आम होती है। और कहते हैं कि वो हर बंदा जो एक्सपोज हुआ उसको ये स्कैरलेट फीवर हुआ, स्कैरलेटिना हुआ। बट इन द एक कोनिंग्सलेटर epidemic when I witnessed all the children who had taken a very small dose of belladonna early enough remain immune to this very infectious disease। तो डॉक्टर हरमन कहते हैं जब मैंने बेलाडोना दी एपिडेमिक के दिनों में, तो जिस बच्चे ने बेलाडोना खाई हुई थी वो इम्यून था, तो उसको वो एक्सपोज हुआ लेकिन उसको स्कैरलेट फीवर नहीं हुआ। समझ में आई? तो इट्स मीन आर्टिफिशियल डिजीज़ which you are going to enter into the body is more powerful than that of natural disease. If medicine can protect us from the contagion of a ranking epidemic, they must possess a greater power to alter our vital force। वही बात कि एक दवाई अगर वबाई हालत में हमें बचा सकती है तो हमारी वाइटल फोर्स को चेंज भी कर सकती है, उसके अंदर तब्दीलियाँ भी ला सकती है। अगर सेहतमंद कर सकती है वाइटल फोर्स को तो बिगाड़ भी ला सकती है, जिसकी वजह से हम मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं। 34 में क्या कहते हैं? हाउएवर द आर्टिफिशियल डिजीज़ ब्रॉट ऑन बाय अ मेडिसिन डज नॉट हैव ओनली बी स्ट्रॉन्गर इन ऑर्डर टू क्योर द नेचुरल डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल डिजीज़ का स्ट्रॉन्गर होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ क्या चीज़ ज़रूरी है? अबव ऑल इट मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटी टू द नेचुरल डिजीज़ बीइंग ट्रीटेड। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आर्टिफिशियल डिजीज़ आप इंटर कर रहे हैं वो सिमिलर हो ऑलरेडी जो मौजूद है नेचुरल डिजीज़ के। सिमिलर कैसी हो? सिम्टम्स में सिमिलर हो। अदरवाइज़ आप जितनी स्ट्रॉन्गर चीज़ एंटर करें, मरीज़ नेट्रोम्योर का नहीं है, आप नेट्रोम्योर डेली दें, सीएम में दें, उसका काम ठीक नहीं है, उल्टा काम और ख़राब होगा। हाँ, नेट्रोम्योर का मरीज़ होगा तो 3200 में आप दे दें, क्योंकि वो नेट्रोम्योर का मरीज़ है, नेट्रोम्योर लाइक जैसी सिम्टम्स उसके अंदर है तो वो काम। तो सिम्टम्स एक तो आर्टिफिशियल डिजीज़ स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी सिमिलैरिटी उसके अंदर हो।
but its somewhat greater strength it has to be transformed the disturbances of the vital principle which is instinctive, unreasoning and without memory into an artificial disease condition very similar to the natural one. It must not just dim the vital principle's sensation of the natural disease condition but extinguishes it completely and destroy it. This is so true that nature itself cannot cure even a somewhat old disease by adding a new dissimilar one. कहते हैं कि कभी भी जो वाइटल फोर्स है नेचुरली अपने आप को या नेचुरल जो डिजीज़ है अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकती अगर आप डिसिमिलर डिजीज़ एंटर करते हैं। हाँ बेशक याद रखें एक नेचुरल डिजीज़ है, अगर आप डिसिमिलर डिजीज़ एंटर करते हैं तो कभी भी क्योर नहीं है कि उसको सप्रेस कर देगी, अपना आर्टिफिशियल डिसिमिलर डिजीज़ अपना दोरेनिया ख़त्म करके ख़त्म हो जाएगी और वो नेचुरल डिजीज़ डबल ताकत में फिर निकल आएगी। हाँ आप क्योर करना चाहते हैं, नेचुरल डिजीज़ है, आप वैसे ही सिमिलर डिजीज़ बॉडी के अंदर इंटर करें। Nor can medical treatment bring this about as the allopaths try to do with medicines that do not have the ability to produce in a healthy individual a disease that state similar to the one being treated। जैसे एलोपैथी में होता है, वो एलोपैथी में जो भी दवाई दे रही है उसका ऑलरेडी जो मौजूद है नेचुरल डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन या उसकी सिम्टम्स या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो स्ट्रॉन्ग हेरिक किस्म की डिजीज़ डिसिमिलर मेडिसिन एंटर की जाती है तो वो सप्रेस होता है, क्योर कभी भी नहीं होता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फॉर्जम नंबर 30 से लेके 34 तक के हाउ मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिजीज़। तो उसमें चंद वजूहत डॉक्टर हार्मन ने बताई है। अगली जो हम पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ डिसिमिलर है। तो इसको क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलर को समझने के लिए इसकी अपोजिट चीज़ लॉ ऑफ डिसिमिलर को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में हम इसमें डिटेल में रोशनी डालेंगे। Thank you so much.